जय हिंद साथियों, मैं विजेता राजेश आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विजेता क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम क्लास 10 के साइंस बुक को पढ़ रहे थे, ठीक है। जिसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात किए कर लिए थे। उसके बारे में थोड़ा सा हम रिविजन करेंगे। इसके बाद ये वाला टॉपिक जो चल रहा है इसके बारे में बताएंगे आखिर ये चल क्या रहा था, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़े थे कि साइंस आखिर होता क्या है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बोर्ड चेंजिंग हो रहा होगा बिकॉज हाँ पहले क्या कहते हैं व्हाइट बोर्ड था, लेकिन हाँ इसमें ये भी व्हाइट बोर्ड ही है, बट हाँ ये वाला जो बैक साइड का होता है उसमें बनाया जा रहा है, जो कि चौक से दिखा जाता है, ठीक है। अब आज ये लेक्चर नंबर 3 हो जाएगा, जिसमें इसके पहले 2 लेक्चर हो चुका है ना। अब इसके पहले हम समझे कि साइंस होता क्या है, इसके पहले में समझ चुके थे, ठीक है। साइंस के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे पदार्थ, जो कि इस चैप्टर का नहीं था, बट हाँ पढ़े इसलिए थे ताकि हमें समझ में आया कि आखिर रिएक्शन में भाग कौन लेता है। भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, पदार्थ हम इसलिए जाने थे ताकि हम रिएक्शन करवाते हैं, तो आखिर पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, शामिल करते हैं, ठीक है। इस आधार पे हम लोग जाने थे पदार्थ क्या होते हैं। इस प्रकार से हम लोग जाने थे परिवर्तन। परिवर्तन के बाद आता था रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती थी, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके नए पदार्थ का निर्माण करते थे, उसे हम लोग क्या कहते थे, रासायनिक अभिक्रिया कहते थे, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए थे, तो रासायनिक अभिक्रिया में एक ऐसा होता था कि एक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते थे और अभिक्रिया होने के बाद क्या होते थे, उत्पाद के रूप में हमें कुछ मिलता था, ठीक है, कुछ पदार्थ हमें मिलता था। तो जो भाग लेता था उसे हम लोग क्या कहते थे, अभिकारक बोला जाता था। और जो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता था, कुछ नया पदार्थ मिलता था, उसे हम लोग कहते थे उत्पाद, ठीक है। इतना तक हम लोग पढ़े थे। लेकिन अब ऐसा भी तो कल बताया गया था, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं होती है। विशेषताएं मतलब कैरेक्टर असकी, क्योंकि मतलब रासायनिक अभिक्रिया अपना गुण को बदल देती है, उसे हम लोग कहते हैं विशेषता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाता है कल बताया सॉरी, कल बताया गया था क्या कि हाइड्रोजन गैस को जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या मिलता है, H2O। यह एक प्रकार का जल होता है। जल एक प्रकार का लिक्विड अवस्था में रहता है, तरल अवस्था में, इतना तो पता है, जल। और ये दोनों तो जानते हैं, हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है। अब सोचने वाली बात यहाँ तक ये है कि जब यहाँ पे हमने गैस लिया, ये भी गैस है, तो यहाँ पे जल की प्राप्ति कैसे हो गया। मतलब कि यहाँ अवस्था इसका क्या था, गैसीय अवस्था था, जबकि यहाँ हमें क्या प्राप्त हो गया, जल प्राप्त हो गया, जो कि तरल अवस्था हो गया। तो यह एक प्रकार का चेंजिंग हुआ, ठीक है। तो यह पहला क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन। इस आधार पर हम लोग देखते हैं क्या रासायनिक अभिक्रिया कुछ विशेषताएं होती है, जिसमें पहला क्या था, अवस्था में परिवर्तन। कल हो सकता है कि व्हाइट बोर्ड पे कुछ अलग अलग लिखवाए होंगे, इन्हें उन्हें कर दिए होंगे, ठीक है। पहला में कुछ और होगा, तो ये सब कोई दिक्कत नहीं है। बोले थे कि आप पहला में दूसरा में कुछ भी लिख सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन। दूसरा हो सकता है कि रंग में परिवर्तन हो जाएगा। रंग में परिवर्तन मतलब कि जो अभी क्रिया में पदार्थ हमने लिया उसका रंग कुछ और था, और जो मिला हमें नया पदार्थ उसका रंग कुछ और हो गया, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि गैस की उत्पत्ति में हो जाएगा। गैस की उत्पत्ति मतलब कि हमें पदार्थ तो मिला नया पदार्थ, लेकिन इसके साथ साथ हमें गैस की भी प्राप्ति होगी, उसे कहते हैं गैस की उत्पत्ति। अभी डिफिनेशन के साथ में। और चौथा होता है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन क्या बताया गया था, वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है ना कि आप रिएक्शन करवाना है तो आपको या तो तापमान देना पड़ेगा, या तो तापमान ठंडा करना पड़ेगा, या तो गर्म करना पड़ेगा, या तो तापमान ठंडा करना पड़ेगा, या तो सिंपल सा समझे तो ऐसा कुछ रिएक्शन होता है जिसमें तापमान देने के बाद क्या करता है, रिएक्शन चालू होता है, ठीक है। उस समय वो कहते हैं तापमान में परिवर्तन। या तो कुछ ऐसा होता है जो अभिक्रिया संपन्न होने के बाद ऊष्मा निकलता है, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं तापमान में परिवर्तन। ये भी दो प्रकार का होता है। सिंपल से इसके बारे में बात करें, जब यहाँ आएंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सब हम लोग लेक्चर नंबर 2 में बात कर लिए थे। अब आज लेक्चर नंबर 3 में आज इसके चारों भाग को पढ़ेंगे, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बिना देर लेट किए चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, अवस्था में परिवर्तन। हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग पहला है क्या, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन इसे किसे डिफाइन करेंगे। इसे डिफिनेशन देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल से यही तो बोला जा सकता है ना कि हम अभिकारक लिए, अभिकारक लेने के बाद रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद नया पदार्थ हुआ ना, नया पदार्थ प्राप्त हुआ, उसका अवस्था चेंज था, तो हम कह सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो सिंपल से इसका डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें
उत्पाद यानी नया पदार्थ जो बनेगा उसे बोला जाता है, तो उत्पाद जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। याद आ रही होगी बातें। उत्पाद की अवस्था अभिकारक की अवस्था से भिन्न होती है या अलग होती है, ठीक है, भिन्न होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवस्था में परिवर्तन। अब एग्जाम्पल जो हम लिखे थे वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है क्या। H2 यानी हाइड्रोजन गैस हमने लिया, गैस को क्या दर्शाते हैं, गैस को ब्रैकेट में जी द्वारा दर्शाया जाता है। आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर गैस होता है तो इसे दर्शाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। जब जल होता है यानी तरल पदार्थ होता है तो उसे किसका प्रयोग किया जाता है, ये सब आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन गैस में प्लस में ऑक्सीजन गैस, ये भी एक प्रकार का गैस है। दोनों को हमने क्या किया, रिएक्शन करवाया। रिएक्शन करवाने के बाद हमें क्या प्राप्त हो गया, H2O, जिसे हम लोग कहते हैं जल। जल कौन सी अवस्था में रहता है, तो लिक्विड। लिक्विड को एल द्वारा दर्शाया जाता है। समझ में आई बात है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे बैलेंसिंग हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो बैलेंसिंग करने के लिए आगे हम लोग जानेंगे, पहले देख लेते हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन यहाँ पे दो थे, हाइड्रोजन दो थे, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन दो थे, ऑक्सीजन एक है। अब दो करने के लिए हम क्या करेंगे, दो तो आगे लगा देंगे। अब दो आगे लग गया तो ऑक्सीजन दो तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, दो दूना का चार। अब चार करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो आगे लगा देंगे, बन गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी अवस्था कौन सी अवस्था थी, अभिकारक की अवस्था हम जाने, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था। लेकिन उत्पाद की कौन सी अवस्था हो गया, ये जो उत्पाद है मिला हुआ है, ये नया पदार्थ, इसकी कौन सी अवस्था हो गया, द्रव अवस्था। यहाँ पे सिंपल एक उदाहरण की बात करें, आप ऐसा हजारों एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा आपके दिमाग में भी खैर चल रहा होगा, ठीक है। जिसकी गैसीय अवस्था होती है, मतलब कि ऐसा अवस्था होता है, ऐसा हम गैस नहीं कह रहे, आप लिक्विड भी ले सकते हैं और ठोस भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है, बस अवस्था में चेंजिंग होना चाहिए। जैसे कि बात करें, मोमबत्ती क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। अब जलने के बाद, पिघलने के बाद क्या हो जाता है, द्रव अवस्था प्राप्त हो जाता है। तो यानी ठोस से जब द्रव में परिवर्तित हुआ तो वह भी एक प्रकार का क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो उसे भी हम लोग कहेंगे अवस्था में परिवर्तन। तो ऐसे अन्य एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस समझने के लिए था। तो ये था पहला अवस्था में परिवर्तन। इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा रंग में परिवर्तन। इसे थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि इसका मैं डिफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या होगा, इसका भी बहुत आसान है। वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद जो प्राप्त होगा ना, उसका रंग अभिकारक के रंग से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं क्या, तो सिंपल से इसका डिफिनेशन हो जाएगा। वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का रंग अभिकारक के रंग से, अभिकारक के रंग से अलग या भिन्न होता है, अलग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रंग में परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। अभी क्या एग्जाम्पल जाने तो एग्जाम्पल क्या क्या होता है उसे समझते हैं, ठीक है। वैसे ये तो डिफिनेशन सिंपल सा समझ में आ जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का रंग, उत्पाद यानी जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, नया पदार्थ प्राप्त होता है, उसका रंग जो हमने अभिक्रिया में भाग लेने के लिए पदार्थ को मिलाया था, उसके रंग से क्या होता है, अलग होता है। अभी एग्जाम्पल जानते हैं, एग्जाम्पल लिखना है और ये एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है, बिकॉज ये ऐसा होता है कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। जैसे देखिएगा, KMnO4, इसे बोला जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट, नाम भी याद रखिएगा, सूत्र भी पूछा जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। जब इसमें मिलाया जाता है क्या, नींबू का रस, नींबू का रस, अब सिंपल से आगे क्या प्राप्त होगा, हमें विलेन तो प्राप्त होगा ना, ठीक है। एक प्रकार का विलेन था मेरे पास, क्या था, पोटेशियम पर मैग्नेट का विलेन था। विलेन मतलब तरल पदार्थ, इसमें कुछ मिलाया गया, ठीक है। अब इसमें
बिलियन मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पे जो हमें प्राप्त होता है ना उसे कहते हैं बिलियन। सिंपल सी बात है, बोले तो ठीक है। अब पोटेशियम परमैंगनेट का बिलियन था, इसमें क्या मिलाया गया, नींबू का रस। अब जानते हैं इसका कलर कैसा होता है। इसका कलर होता है बैंगनी कलर। यदि मैं इस अभिक्रिया की मैं बात करूं तो इसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है यह कैसा कलर का होता है, बैंगनी कलर का। लेकिन हाँ, जैसे इसमें नींबू का रस मिलाया जाता है तो इसका कलर बदल कर क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। विलेन कैसा हो जाता है, उदासीन। उदासीन मतलब कोई कलर ही नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन। जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ, इधर वाले को अभिकारक और उसे उधर वाले को क्या बोला जाता था, उत्पाद बोला जाता था। जो हमें क्या मिला, विलेन प्राप्त हुआ, वह एक प्रकार का विलेन है, ठीक है। अब उसका देखिए तो उसका कलर कैसा है, उदासीन। लेकिन हाँ, जो उत्पाद है, उत्पाद का रंग अभिकारक के रंग से बिल्कुल ही अलग है। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, रंग में परिवर्तन कहते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें और याद रखना रहता है, उसको याद रखिएगा। K2Cr2O7, इसे बोला जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट, इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग की बात करें तो सिंदूरी। सिंदूरी लिखा है, सिंदूरी, सिंदूरी या नारंगी। इसका रंग होता है सिंदूरी या नारंगी। अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें आप SO2 गैस मिलाइएगा या तो SO2 गैस मिलाया जाता है, प्लस थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है, ठीक है, छोटा भी लिख सकते हैं। SO2 गैस, यानी SO2 गैस को हम लोग बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि पीछे पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, सब बताने वाली बातें नहीं है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जब गैस मिलाया जाता है तो अभिक्रिया के बाद हमें जो प्राप्त होगा उत्पाद, उसका रंग क्या हो जाता है, उसका रंग हो जाता है हरा। मान लीजिए आगे हमको विलेन प्राप्त, विलेन प्राप्त होने के बाद इस विलेन का रंग कैसा हो गया, हरा। अब ध्यान से देखिएगा क्या कि पहले हमने लिया था जो पोटेशियम डाइक्रोमेट था, उसका कलर कैसा था, सिंदूरी या नारंगी कलर का, ऑरेंज कलर का होता है ना, सिंदूरी कलर का वैसा था। लेकिन जब इसको SO2 गैस पास करवाया जाता है, यानी SO2 गैस से रिएक्शन करवाया जाता है, इसका कलर सिंदूरी या नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। यह भी एक प्रकार का क्या है, रंग में परिवर्तन। अब दोनों एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे स्टार दूँ, बिकॉज इसमें से ऐसा सवाल आपको से नहीं इतना लंबा पूछा जाएगा रंग में परिवर्तन क्या था, लेकिन हाँ ये पूछा जाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है और इसमें क्या मिलाने पर कितना कैसा क्या विलेन हो जाता है, ठीक है। ऐसा भी पूछा जाता है पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है, इसमें नींबू का रस मिलाने से कैसा हो जाता है, ठीक है। और सिंपल से ऐसा तो ज्यादा फार्मूला पूछा जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या होता है, तो ये स्टार लगाया गया ताकि आप याद रख सकें, समझ में आई बात है। और ऐसा ऐसा को हाँ स्टार लगा के रखना चाहिए ताकि आप कभी कॉपी उलटे ना तो ध्यान आपको डायरेक्ट यहाँ, ठीक है। अब इसमें समझ में आ गई होगी बात है। अब अगला चलते हैं, अगला क्या था, तो इतना जल्दी से उतारिए, अगले आगे जो टॉपिक है उसमें चलते हैं। अब आप जानते हैं गैस की उत्पत्ति क्या होती है। जैसे देखिए हमने क्या किया ना कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को दिया, भाग लेने के लिए अभिकारक को दिया ताकि हमें क्या मिल सके, नया पदार्थ मिल सके, ठीक है। अब नया पदार्थ तो हमें मिला अभिक्रिया होने के बाद, लेकिन ऐसा हुआ कि नया पदार्थ मिलने के बाद हमें साथ साथ क्या मिला, गैस की भी प्राप्ति होगी। अभी तो हमने देखा कि नॉर्मल सी गैस नहीं मिल रहा था, लेकिन हाँ ऐसा कुछ रिएक्शन होता है जिसमें उत्पाद तो मिलता है लेकिन साथ में हमें गैस की भी प्राप्ति हो जाती है। हो सकता है हाइड्रोजन गैस निकल जाए, हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाए, तो हमें गैस की जब प्राप्ति हो जाएगी तो उसे बोला जाता है गैस की उत्पत्ति। तो सिंपल तरीके देखते हैं, खुद से लिखना चाहिए। यदि आप खुद से लिखते हैं तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हाँ हमें यहाँ लिखवाएं तो आपको याद करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसी कारण प्रयास कीजिए कि समझ करके खुद से लिखना चाहिए, ठीक है। ऐसा होगा कि हाँ हम कुछ और तरीका से लिखवाएं तो आप अपने कुछ और तरीके से लिखवाएं तो ऐसा है कि गलत नहीं, ठीक है। चलिए पहले लिखते हैं क्या होता है। वैसे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ गैस का भी उत्पादन होता है, उत्पादन हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस की उत्पत्ति कहते हैं। ऐसा लिखना सही नहीं लगता है ना कि हाँ उसे गैस की उत्पत्ति कहते हैं, बच्चों वाला खेल, ठीक है। सिंपल सा वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ गैस की भी प्राप्ति होती है, गैस का भी उत्पादन हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं गैस की उत्पत्ति, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि एग्जाम्पल कैसे गैस का निर्माण होगा। जेड मतलब जानते हैं,
जिंक को हमने अभिक्रिया कराया H2SO4। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम बता दे। इसको कहते हैं जिंक, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका रियल नेम होता है। और आप यदि सूत्र के नाम से नाम लिखना चाहते हैं तो H2 मतलब कि हाइड्रोजन और SO4 का मतलब होता है सल्फेट, यानी हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। जब हाइड्रोजन सल्फेट को जिंक के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या प्राप्त होगा देखिए। अब जब इसके साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो प्राप्त होता है ZnSO4। इसे बोलते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट प्लस में क्या बच गया, H2 गैस तो बाहर निकल गया ना, H2 गैस यहाँ पे बाहर निकल गया। अब मेरा टॉपिक क्या था कि गैस की उत्पत्ति, यानी यहाँ पे ये सिंबल जो होता है ना गैस का ऊपर से होता है, आप गैस भी लिख सकते हैं, गैस पीछे बताया था गैस भी लिख सकते हैं, या में आप ऐसे तीर भी दे सकते हैं, क्योंकि गैस निकलने के बाद बताइए नीचे नहीं होता, वो ऊपर चला जाता है, ठीक है, मतलब कि वातावरण में मिल जाता है, इसी कारण गैस सिंबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जिंक की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से की जाती है तो हमें प्राप्त होता है जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बातें यहाँ तक रहा कि आखिर ये ऐसे रिएक्शन करवाया था, इसे हटाकर ऐसा क्यों हो गया, तो आगे चलकर आपको पढ़ाया जाएगा क्रियाशीलता से। मतलब क्रियाशीलता से ये होता है कि किसी भी तत्व का सभी तत्वों का रिएक्शन करने की क्षमता एक समान नहीं होता, किसी का ज्यादा तो किसी का कम होता है। इसी प्रकार से जिंक जो होता है ना, जिंक की क्रियाशीलता यानी अभिक्रिया करने की क्षमता हाइड्रोजन गैस से ज्यादा होती है, इसी का नीचे हटा करके अपना स्थान ले लेती है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका निर्माण हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस मिलाया था HCl। यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, इसे बोला जाता है NaCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, नाम होता है इसे सोडियम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसका नाम तो पता है ना, HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इन दोनों को जब रिएक्शन करवाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है देखिएगा, यहाँ से सोडियम सोडियम जाकर के H को हटा देता है, बिकॉज सोडियम की क्रियाशीलता अधिक होती है। क्लास 9 में ही पढ़े होंगे कि सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु होता है जो क्या था, बहुत ज्यादा ही क्रियाशील, बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है। तो सोडियम की क्रियाशीलता इससे ज्यादा होने के कारण यह जाकर इसके साथ क्या हो जाता है, बॉन्ड बना लेता है और बनाता है NaCl। NaCl प्लस में क्या बना देगा, यहाँ से निकालिएगा रहेगा, यहाँ पे निकल जाता है NaCl बनाता है, प्लस में निकालता है H2O जल की निर्माण होता है, प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, या फिर एक प्रकार का गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें तीन प्रकार का हमको प्राप्त होता है प्रोडक्ट, ठीक है। पहला तो सोडियम क्लोराइड यानी कि इसे कहते हैं साधारण नमक, साधारण नमक, साधारण नमक के साथ में जल की प्राप्ति होती है, प्लस में हाँ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ गैस क्या होता है बाहर निकलता है। तो हमारा टॉपिक में क्या था, गैस की उत्पत्ति। बताइए अभिक्रिया में अभिकारक को जब हमने भाग लिवाया, अब अभिक्रिया में अभिकारक को भाग लिवाने के बाद क्या हुआ, ये हमें उत्पाद तो प्राप्त हुआ, लेकिन उत्पाद के साथ साथ क्या मिला, गैस की भी प्राप्ति हुई। तो इसे ही बोला जाता है क्या, गैस की उत्पत्ति होना। ये था आपका तीसरा रिएक्शन का मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया की विषय। अब जो लास्ट बचता है ना, उसको भी दो भागों में बांटा जाता है, उसको अध्ययन करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहले इतना उतारिए, इसके बाद उसको स्टार्ट। अब तापमान में परिवर्तन ऐसा रिएक्शन होता है कि इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इसे जाने तो जानने के लिए क्या करते हैं ना कि तापमान में परिवर्तन ऐसा होता है कि आप जब कोई अभिक्रिया लेते हैं या तो कोई पदार्थ लेते हैं, सिंपल से आप ऐसा देखे होंगे कि आप घर में जब कुछ किसी चीज को ऐसा होता है, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि पानी में ऐसा कुछ चीज होता है कि आप घोलने का प्रयास करते हैं तो घुलता नहीं है, लेकिन हाँ जब उसे गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद अपने आप क्या हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है। तो घुलने मतलब कि उस समय जब हमने गर्म किया तो गर्म करने के बाद घुल क्यों गया, तो घुलना मतलब क्या, हमने उस समय हीटिंग किया मतलब कि ऊर्जा दिया, यानी तापमान में परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आप अभिक्रिया तो लिए, हाँ अभिक्रिया लेने के बाद क्या होता है कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलता है, ठीक है। अभी ये सब बात तो समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा, थोड़ा सा भी इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है।
वैसे ही अभिक्रिया ये चौथा होता है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन क्या है, ठीक है। इसमें हम डिफिनेशन लिखे वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया को हटा के थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है। तापमान में परिवर्तन क्या आता है, तापमान परिवर्तन को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ना, इसके बारे में पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी अभिक्रिया, कुछ ऐसी अभिक्रिया जिनको संपन्न, संपन्न यानी पूरा, संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, या संपन्न होने के बाद ऊष्मा की प्राप्ति होती है, ऊष्मा की प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे तापमान में परिवर्तन कहते हैं। मतलब समझने वाली बात है कि कुछ ऐसे रिएक्शन होता है ना जो अपने आप संपन्न नहीं होता है, ठीक है। उसे आपको संपन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा। और कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती है जो जो संपन्न होने के बाद क्या होता है ना कि प्रोडक्ट के साथ साथ हमें ऊष्मा की भी प्राप्ति होती है, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा का निर्माण, ठीक है। इस आधार पे क्या होता है ना कि इस अभिक्रिया को, ऊष्मा को तापमान में परिवर्तन को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, इस आधार पर इसे दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटा जाता है। पहला जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है ना, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी। शोषी मतलब ग्रहण करना, शोषण करना, शोषण मतलब कि अपने ओर खींचना, उसे कहते हैं ऊष्मा शोषण यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तथा जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है उसे कहते हैं हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो लिखते हैं पहले दो, कौन कौन होता है, पहला ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसे सिंपल सा डिफिनेशन लिखे तो अपना सा लिख सकते हैं, ठीक है। वैसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए हमें ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी। शोषी मतलब पता चल रहा है, शोषी मतलब ग्रहण करना। या तो इसे नहीं समझ में आ रहा मतलब इसमें तो एंडो, एंडो मतलब कि अंदर एंडो मतलब क्या होता है, अंदर, अंदर मतलब ग्रहण किया जा रहा है, ठीक है। इसे हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा, वैसी अभिक्रिया इसको संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। देखिए ध्यान से, अब सब दिमाग में आता है कि हाँ ऐसा कौन कौन सा रिएक्शन होता है जिसको संपन्न होने के लिए आखिर ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल समझ, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। आप ले लीजिए CaCO3, इसे बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग चूना पत्थर के नाम से जानते हैं, चूना पत्थर।
चूना पत्थर के भी नाम से जानते हैं, और इसका रियल नेम जाने यदि क्या कहते हैं सूत्र के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, सी मतलब कैल्शियम और CO3 मतलब कार्बोनेट। जब इसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा देते हैं। उष्मा को सिंबल याद रखिएगा, उष्मा को जब भी लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ट्रायंगल का साइन दिया जाता है, मतलब इसका मतलब होता है कि हम हीटिंग करें, उष्मा दें, ब्रैकेट में उष्मा लिख भी देते हैं, उष्मा। जब उष्मा दिया जाता है या क्या में टूट जाता है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना के नाम से, कली चूना, ठीक है। और बाकी इसका तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब हमें समझना सिर्फ ये बात का था कि ऐसी अभिक्रिया है जिसको संपन्न होने के लिए हमें क्या देना पड़ा, उष्मा देना पड़ा। उष्मा मतलब हीटिंग करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी, मतलब उष्मा ग्रहण करना। इसी प्रकार से और एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, ZnCO3। इसका सूत्र पता होगा, जिंक कार्बोनेट, CO3 मतलब कार्बोनेट और जिंक का मतलब जिंक, समझ में आई बात है। इसे भी हम लोग क्या करते हैं, उष्मा देते हैं। तो उष्मा देने के बाद किसी में टूट जाता है, ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड। इसे क्या लिखेंगे, जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड प्लस में क्या बाहर निकल जाएगा, ZnO प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल। ये गैस का सिंबल है, मतलब कि गैस हमेशा बाहर निकल जाता है, ठीक है, ऊपर चला जाता है, तो गैस का सिंबल दर्शाया गया। तो ये ऐसा दो रिएक्शन ही नहीं है, और यदि ऐसा रिएक्शन है, लेकिन हमें ज्यादा नहीं जानना, बस हमें समझना था इस बात का कि हाँ ऐसा भी होता है, जिसे संपन्न होने के लिए हमें उष्मा देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल रहा कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा क्या था, जिंक कार्बोनेट। दोनों को उष्मा दिया तो क्या हुआ, एक कैल्शियम ऑक्साइड यानी जिसे हम लोग बोलते हैं कली चूना, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। उसी प्रकार से दूसरा क्या था, जिंक ऑक्साइड, जो क्या टूट गया, जिंक ऑक्साइड में टूट गया और बाहर निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरा होता है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, जिसे भी तुरंत स्टार्ट करते हैं। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है कि उष्मा देने की आवश्यकता नहीं होती, वह रिएक्शन होने के बाद उष्मा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। उसे भी स्टार्ट करते पहले इतना उतारिए। इसी में दूसरा था क्या, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया को बोला जाता है एक्जोथर्मिक, एक्जो मतलब बाहर निकल, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलता है एक्जोथर्मिक। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, एक्जो, एक्जो मतलब कि बाहर निकल जाता, एंडो, एंडो मतलब अंदर आ जाना, इसके पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक्जो मतलब बाहर निकलना, या तो छेपी, छेपी का मतलब होता है बाहर निकलना। इसको यदि लिखना चाहे तो डिफिनेशन कैसे कर सकते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के बाद उत्पाद के साथ साथ हमें उष्मा की भी प्राप्ति होती है, उसे कहते हैं क्या, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो लिखेंगे कैसे, वैसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद के साथ साथ उष्मा की भी प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है। मतलब कि संपन्न होने के बाद हमें उष्मा भी मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं उष्मा क्षेपी, मतलब उष्मा बाहर निकल रहा है। अब दिमाग में एक ही बात है कि ऐसा एग्जाम्पल क्या होता है, तो देखते हैं एग्जाम्पल, CaO, इसका नाम सुने होंगे, कली चूना, अभी तुरंत बताया, कली चूना, प्लस में इसमें हम मिला देते हैं जल, H2O, H2O को हम लोग कहते हैं जल। जब जल मिला देते हैं तो क्या होता है कि बनाता है CaOH का हॉल ट्वाइस, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हमें बाहर निकलता है उष्मा। अब ऐसा रिएक्शन ये बताया जा रहा है, बिकॉज ये आप लोग हमेशा शायद देखा करते होंगे, ठीक है। कभी बाजार में ऐसे गए होंगे या देखे होंगे ध्यान से कि आपको चूना रखा हुआ होता है जहाँ पे खैनी बेचा जाता है, ठीक है। अब खैनी बेचने के स्थान पे क्या होता है, चूना रखा जाता है, और कभी कभी उसमें क्या करते हैं, जब घोला बनाने के लिए ऐसा ही ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। ठोस अवस्था में होने के बाद इसमें जब जल मिलाया जाता है, तो जल मिलाने के बाद ये तो बहुत हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है,
गर्म होने के बाद जो हमें प्राप्त होता है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आई बात? ये दुकानदार से पूछेगा इसका फार्मूला पता नहीं होगा, बिकॉज अब पता हो भी सकता है, पता ना भी हो सकता है, बिकॉज हम लोग पढ़े तो हम लोग को पता है, बिकॉज वहां पे अब जाकर पूछेगा तो ऐसा नहीं बता सकते कि हाँ ये होता है या नहीं होता है, आखिर मिला उसको क्या कहते हैं। तो सिंपल सा अब हम लोग जान रहे हैं कि आखिर जो मार्केट में होता है कि जो चूना होता है ना, या तो ऐसे नॉर्मल भी कह सकते हैं कि जो हम लोग घर की खुदाई करने के लिए चूना लाते हैं ना, चूना में हम लोग पहले पानी डालते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब पानी डाला जाता है तो वो क्या होता है, खोलने लगता है। खोलने के बाद क्या होता है, खोलने के बाद जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है ना, उस प्रोडक्ट का नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस में जो उष्मा होता है, गर्म हो जाता है अपने आप, उसे ही बोला जाता है उष्मा, उष्मा का बाहर निकलना। तो यह ऐसे रिएक्शन था जिसमें हमें उष्मा की प्राप्ति हुआ उत्पाद के साथ। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब यह होता है कली चूना। कली चूना मतलब सिंपल सा आप देखिएगा, मार्केट में भी होता है, जो खैनी की दुकान पे होता है, ठीक है। और नॉर्मल हम लोग घर के पुताई के लिए भी चूना लाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। अब उसमें भी जल मिलाया जाता है, ऐसा उष्मा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो इतना था अभिक्रिया के विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं।